तो एक बार आप कंफर्म करो, आपको स्क्रीन दिख रही है एंड माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू पीपल। आप एक बार क्लियर करो, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू पीपल। तो गाइस एक बार आप क्लियर करो कि मेरी जो वॉइस है वो आपको ऑडिबल है एंड द स्क्रीन इज विजिबल। आदिल मीर रेज, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। दिस विल बी लेक्चर फर्स्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, दैट्स अल्फा। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेटली, विल गो टू आवर टॉपिक। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक ओवर हियर। हाँ, लेट अस स्टार्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट। इस टाइम में डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट, आई शुड टेक वन अदर इंक। इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट हम पहले डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हम किस सब्सटेंस को कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड्स, these are the compounds which ionize in aqueous solution। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई aqueous solution है, मेरे पास aqueous solution है यहाँ पे। aqueous solution मीन्स आई हैव वाटर ओवर हियर। यहाँ पे वाटर इस सॉल्यूशन में है। अगर मैं इसमें कोई सब्सटेंस ऐड करूंगा, आई विल मेक अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई एसिड ऐड करूंगा या कोई बेस ऐड करूंगा या कोई साल्ट ऐड करूंगा। आई ऐड दीज सॉल्यूशंस इफ दीज, फॉर एग्जांपल मैंने HCl को ऐड किया इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल बेस को NaOH को ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बेस NaOH को इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। फॉर एग्जांपल मैंने NaCl साल्ट को या बेस NaOH को इसमें डिसॉल्व किया। तो क्या होगा इस सॉल्यूशन में? if this electrolyte is this substance dissociates into ions, for example HCl dissociates into H plus and Cl minus ions. Similarly NaOH ionizes into Na plus and OH minus ions. Similarly आपका NaCl जो होगा it will ionize into Na plus and Cl minus ions. Now electrolyte is that species which when dissolved in aqueous solution ionizes into ions, जो ionize होता है into ions in an aqueous solution, that's called electrolyte, and these ions are responsible for conduction of current. These ions are responsible for conduction of current. Now how they are responsible for the conduction of current? That is because of electrolysis. तो हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, लेट दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो मेरे पास Na प्लस और Cl माइनस होगा बिकॉज NaCl इन वाटर विल डिसोसिएट इनटू आयन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर मेटल रॉड्स। दीज इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनसाइड दिस सेल। So in this aqueous solution electrodes are dipped. So one of the electrode acts as a cathode. This electrode in electrolytic cell acts as a cathode. Cathode is a negatively charged electrode. जहाँ पे कैटाइन मूव करेगा, जहाँ पे कैटाइन मूव करेगा उसको हम कैथोड कहते हैं, एंड दिस इज एनोड। एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। नाउ once I supply battery to them, once I connected them to the terminals of the battery, what will happen? These ions will move towards the opposite sides of these plates, towards the respective plates. तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव पार्ट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव पार्ट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। सो बेसिकली कंडक्शन इसकी वजह से होता है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो सब्सटेंसेस होते हैं। प्लीज चेंज पेन सर, आई हैव चेंज्ड इट। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम अगर एक्वस सॉल्यूशंस में डालेंगे दे विल डिसोसिएट और आयनाइज इनटू आयंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस, these are the substances, these are the substances or we can call it compounds. They are the compounds which when dissolved in, which in aqueous solution, which in aqueous solution ionize or dissociate. Ionize means to break into ions. Ionize or dissociate.
ionize or dissociate into ions, and these ions are responsible for current conduction. So basically in case of electrolytes, current is because of the flow of the ions. जितने ज्यादा ions flow करेंगे उतना ज्यादा current होगा. So basically in case of electrolytes, current is because of the flow of ions. तो यहीं पे बात करेंगे what are non electrolytes. तो non electrolytes क्या होंगे? What are non electrolytes? यहीं पे बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे. दीज आर द कंपाउंड्स, अगर आप उनको इलेक्ट्रोलिटिक, अगर आप उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे दे विल नॉट आयनाइज. तो अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे दे विल नॉट आयनाइज इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयन. these do not ionize or dissociate into ions because इनके पास आयन्स ही नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक्वस सोल्यूशन है शुगर का, मेरे पास एक्वस सोल्यूशन है, दिस इज वाटर, इन दिस वाटर आई डिसॉल्व शुगर, इसमें मैं शुगर डिसॉल्व करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें C6H12O6 डिसॉल्व करता हूँ. यू नो दैट शुगर डज नॉट dissociate into ions. तो यहाँ पे नो आयन फॉर्मेशन होती है, नो आयन फॉर्मेशन, because ions are not formed, therefore dissociation नहीं होगी. Since dissociation नहीं होगी, they will be non-conductive. So these will be non-conductive. तो बेसिकली हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं करनी है इस यूनिट में. इस यूनिट में हमें इस चीज की बात नहीं करनी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं करनी है. इस यूनिट में हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट. So now we will classify these electrolytes. We are going to classify these electrolytes. इन electrolytes को हम classify करेंगे यहाँ पे. Now let us classify these electrolytes. Classification of electrolytes. Classification of electrolytes. Now how many types of electrolytes we have? क्या सारे electrolytes to same extent dissociate होते हैं? क्या सारे electrolytes to same extent dissociate होते हैं? Means are all electrolytes, do all electrolytes dissociate to the same extent? No, all electrolytes do not dissociate to the same extent. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा all electrolytes do not dissociate to the same extent. Do not dissociate to the same extent. Means extent of dissociation varies. Some of the electrolytes completely dissociate, some of the electrolytes show weak dissociation. On that basis, we classify these electrolytes into two categories. We have weak electrolytes and we have strong electrolytes. आपको यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताऊंगा, आप कैसे याद रखोगे व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारे पास या तो होंगे नंबर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस, या तो होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस. नाउ व्हाट आर बेसिस व्हिच कंटेन OH नेगेटिव आयन. फिलहाल इतना याद रखेंगे. स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास होते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड्स. यूजुअली ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड्स. तो ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आता है. इनके हाइड्रोक्साइड्स, लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH, रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड RbOH, सीजियम का हाइड्रोक्साइड CSOH. These are strong bases. These are strong bases. Strong bases are strong electrolytes. Similarly, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की बात करेंगे. ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आता है. तो इनके हाइड्रोक्साइड्स बना बिकॉज दे आर बाइवेलेंट. हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ द टाइप BeOH whole twice, MgOH whole twice. This is calcium, CaOH whole twice, and strontium hydroxide and barium hydroxide. These are strong bases. तो यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी आपको मिलेगा, these are strong bases. Strong bases are strong electrolytes. Number second, strong acids. स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अब एसिड्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, आप कैसे याद रखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे
आप एक काम करो, आप वीक एसिड्स को याद रखो, आप वीक एसिड्स को याद रखो, उसके बगैर जो भी एसिड्स आएंगे दे विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बच्चे ज्वाइन करके भाग जाते हैं। उसके बाद जो भी एसिड्स आते हैं दे विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसलिए आप कुछ वीक एसिड्स याद रखो, उनके बगैर जो भी एसिड्स आएंगे दे विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ना फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। हमारे पास एसिटिक एसिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है, हमारे पास फॉर एग्जांपल HCN है, हमारे पास HCN है। HCN is a weak acid. Bicarbonic acid H2CO3, this is carbonic acid H2CO3, this is a weak acid. Similarly हमारे पास H2S है, this is a weak acid. Similarly हमारे पास HF है, this is a weak acid. Similarly हमारे पास एक important acid है, that is boric acid H3BO3, this is a weak acid. This is called orthoboric acid. This is called orthoboric acid. This one is called orthoboric acid. तो these are some examples of weak acids. इनको आप याद रखो, इनके बगैर जो भी आपके पास एसिड्स आएंगे यूजुअली दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल्स आपको इतने याद रखने हैं, एक दो तीन एग्जांपल्स और हैं वो साथ साथ में इस यूनिट के आगे जब हम जाएंगे वो बताऊंगा, लेकिन these are weak acids, इनके बगैर जो भी एसिड्स आपके पास होंगे दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लाइक H2SO4, लाइक HCl, these are strong acids. तो these are strong acids, यहाँ पे ये strong acids है। तो यहाँ पे नंबर सेकंड कैटेगरी क्या होगी, वीक एसिड्स वीक बेसिस। तो वीक बेसिस आप कैसे चूज करोगे, विच इज वीक बेस? जो भी हाइड्रोक्साइड अदर देन ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड होगा दैट विल बी वीक बेस। फॉर एग्जांपल NH4OH, दिस इज नीदर ग्रुप फर्स्ट नॉर ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल AlOH होल थ्राइस, दिस इज अ वीक बेस। तो यहाँ पे ये वीक बेस है। So weak acids, weak bases, they are weak electrolytes. Strong acids, strong bases, they are strong electrolytes. Number third बात करेंगे salts की। salts, now what are salts? salts कैसे बनते हैं, कोई मुझे बताएगा salts कैसे बनते हैं? कोई मुझे बताएगा आप में से salts कैसे बनते हैं? How salts are formed? कोई मुझे आप में से बता salt कैसे बनता है? जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट बनता है। जब एसिड और बेस को हम मिलाते हैं देन सॉल्ट इज फॉर्म। Salt is formed by the combination of acid and base. Salt is formed by the combination of acid and base. So how many salts we have over here? हमारे पास कितने salts होंगे, कितने types of salts होंगे? Very good. Acid plus base. Very good. So how many types of salts? हमारे पास for example ये acid है, ये base है। तो एसिड और बेस मिला के हमें साल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इसमें से आप वाटर निकालो यू विल गेट NaCl। NaCl विल बी अ साल्ट ऑफ, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इट्स अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ साल्ट, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नंबर सेकंड टाइप ऑफ साल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक बेस होगा। नंबर थर्ड टाइप ऑफ साल्ट जिसमें वीक एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नंबर फोर्थ टाइप ऑफ साल्ट जिसमें वीक एसिड वीक बेस होगा, जिसमें वीक एसिड वीक बेस होगा। अगर आपके साल्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एसिड होता है एक बेस होता है, दिस इज एसिड दिस इज बेस, दिस इज एसिड दिस इज बेस, दिस इज एसिड दिस इज बेस। तो अगर आपके साल्ट में अगर एक भी कंपोनेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक बी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, एक बी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर एक बी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेसिकली salt of weak acid and weak base will be a weak electrolyte, these are strong electrolytes। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आपको मेरे पास एक सॉल्ट है CH3COONA, दिस इज सॉल्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो ये सॉल्ट, ये इन चार में से कौन सा सॉल्ट है? इज इट अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस? क्या आप बता सकते हो? बहुत ही इजी वे है इसको बताने का। ना आप इसमें एक काम करना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, सोडियम इज अ मेटल, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड विल ब्रेक दिस टाइप।
this side we will get CH3CO minus plus we will get Na plus. तो आप इस साल्ट को, जो भी साल्ट आपके पास होगा, जहां कहीं भी आपके पास साल्ट होगा, उसको आप वाटर के साथ ट्रीट करो. नाउ योर वाटर डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड H माइनस आयन. तो वाटर बेसिकली आपके पास क्या है, एक है आपके पास H प्लस, एक है आपके पास H माइनस आयन. नाउ इन दोनों को कंबाइन करो, यू विल गेट NaOH. NaOH is a strong base. इन दोनों को कंबाइन करो, you will get CH3COOH. This is a weak acid, so it's a salt of weak acid strong base. Have you got it? Have you got it? Very good. Have you got it? Weak acid strong base Naida. Very good. Have you got it? Very nice. Very nice. मैं एक दो एग्जांपल्स और इसमें लूंगा. I'll take 1-2 examples more. For example, मेरे पास ये वाला साल्ट है NH4. मेरे पास ये वाला साल्ट है NH4Cl. इज द साल्ट. तो आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ साल्ट है. व्हाट टाइप ऑफ साल्ट इज दिस. NH4Cl कौन सा टाइप ऑफ साल्ट है. NH4Cl कौन सा टाइप ऑफ साल्ट है. आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे. तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल ब्रेक लाइक दिस. आपके पास NH4 प्लस बन जाएगा, प्लस आपके पास Cl माइनस बन जाएगा. इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, वाटर गिव्स यू H प्लस एंड OH माइनस. इन दोनों को मिला यू विल गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों को मिला यू विल गेट HCl. HCl is a strong acid and ammonium hydroxide is a weak base. This is a salt of, therefore this is a salt of strong acid weak base. Have you got it now? Have you got weak base strong acid? Very nice Naida, very nice. तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा KCN. आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ साल्ट है. क्या करोगे आप, पोटेशियम इज अ मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, तो बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, विल गेट K प्लस Cn माइनस. इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, वाटर कंटेन्स H प्लस OH माइनस. तो यहाँ पे आपका KOH बनेगा, ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पे आपका HCN बनेगा, दिस इज वीक एसिड. तो दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. आगे आगे लेक्चर्स में इसी की जरूरत है हमें, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा एग्जांपल्स कराता हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. अब आप खुद से बताओ मुझे ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है. मैं यहाँ पे कोई सॉल्ट लूंगा, आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है. मैं यहाँ पे लूंगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इट विल डेसिएट इनटू Na प्लस एंड HCO3 माइनस. तो अब मुझे बताइए कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट. जल्दी जल्दी फटोफट मुझे बताइए कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है. वेरी गुड, फास्ट. ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है, ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है, मुझे जल्दी बताओ. Na प्लस CO3 माइनस कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है. वेरी गुड, हैव द आंसर कम. यस, नाहिदा जी ने आंसर बताया है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. वेरी गुड नाहिदा, वेरी वेरी गुड. तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, वाटर के साथ ट्रीट करो, वाटर कंटेन्स H प्लस एंड OH माइनस. तो यहाँ पे आपका Na प्लस एंड OH माइनस कंबाइन, दे विल फॉर्म NaOH. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2CO3 यहाँ पे बनेगा, दिस इज अ वीक एसिड. तो यहाँ पे आपको साल्ट्स का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया. किस साल्ट को आप कैसे बता सकते हो, whether it's a salt of strong acid, strong base, weak acid, strong base, weak strong acid, weak base, weak acid, weak base. So these are 4 types of salts. अगर साल्ट में एक भी कंपोनेंट स्ट्रांग है, देन इट्स a strong electrolyte. यहाँ पे एक कंपोनेंट स्ट्रांग है, therefore it's a strong electrolyte. यहाँ पे एक कंपोनेंट स्ट्रांग है, because base is strong, this is a strong electrolyte. तो यहाँ पे एक कंपोनेंट स्ट्रांग है, this is strong electrolyte. Have you got it now? Have you got it now? Have you got it now? Is it clear now? Is it clear now? Is it clear now? Is it clear now? Very good, very good, very nice, very nice, very nice, very nice. तो यहाँ पे हमने बात की इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन, दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. हमने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. अब हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमने डिस्कस किया है. अगर आपको कोई बताएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल दे दो, तो आपके पास वीक एसिड होंगे.
आपके पास वीक एसिड्स, आपके पास वीक बेसिस, और आपके पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर कोई बताएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यू विल कोट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, you will quote example of strong base, and you will quote example of any salt whose one component or both components are strong. One or both components are strong. One or both components are strong. Now see, अगर हमारे पास कोई weak acid है, now see, अब हमारे पास now this is an electrolyte. अगर ये electrolyte है, so it will ionize. इस आयनाइजेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, डेसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं एक टर्म लिखूंगा अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डेसोसिएशन और आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन और आयनाइजेशन। एक्चुअली हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा। Alpha is called a degree of dissociation or ionization. In case of weak electrolytes, in case of weak electrolytes, alpha is less than 5. Alpha is less than 5%. Means weak electrolytes बहुत कम dissociate हो रहे हैं. And in case of strong electrolytes, in case of strong electrolytes, in case of strong electrolytes, this alpha is nearly equal to 1. Means 100% dissociation होती है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में 100% डेस्टिनेशन होती है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल HCl, इसको आप एक्वस सॉल्यूशन ले लो, इसको आप वाटर से ट्रीट करो, एक्वस सॉल्यूशन, सो इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन H+ and Cl माइनस आयन विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जो ही आप इसको वाटर में डालोगे, दिस विल कंप्लीटली डिसोसिएट, दिस विल कंप्लीटली डिसोसिएट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इनिशियली इसके 100 मोल्स थे, तो जो ही आपने रिएक्शन स्टार्ट की एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसके पास 100 मोल्स थे। आफ्टर टाइम t इज इक्वल t सेकंड, यहाँ पे क्या रहा? 0, और यहाँ पे H+ के 100 बन गए, Cl- के 100 बन गए। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है? क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है? क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है? क्या यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है? क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकती है या बैकवर्ड भी हो सकती है? क्या यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है? जल्दी से मुझे बता, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है? वेरी गुड वैस, वेरी गुड। यहाँ पे तो बैकवर्ड रिएक्शन का सवाल ही नहीं है, बिकॉज इट इज 100% आयनाइज्ड। तो यहाँ पे अल्फा 100% है, मींस अल्फा इज इक्वल टू 1। 100% मींस 1, बिकॉज 100 डिवाइड बाय 100 इज परसेंटेज, दैट्स 1। तो अगर अल्फा 1 है, दिस कंप्लीटली आयनाइज्ड, तो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीटली हो जाएगी। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, we will not discuss, we will not discuss concept of ionic equilibrium, concept of ionic equilibrium, but in these cases, salts की इसमें cases में हम discuss करेंगे except the salt of strong and weak, strong and strong acid and strong base, बाकी सब salts में हम discuss करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आएगी। यहाँ पे हमारा concept अब नहीं है, इसको eliminate करो। Now eliminate this from this unit। तो अगर आपके पास weak electrolyte है, for example मेरे पास acetic acid है, acetic acid is a weak acid। Now this weak acid dissociates to give me CH3COO minus ions plus H+ ions। So since it is dissociation is not 100%, it is less than 5%। Means अगर आपके पास for example, अगर आपके पास इसका for example इसके पास, अगर आपके पास इसके 100 मोल्स हैं, तो 100 में से यहाँ 0, यहाँ 0, बिकॉज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल t सेकंड, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ पे 100 में से 5 मोल्स डेसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे कितना रहेगा? अगर यहाँ पे 100 में से 5 डेसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे कितना रहेगा? वेरी गुड। यहाँ पे कितना रहेगा? अगर 100 में से 5, तो यहाँ पे रहेगा 100 माइनस 5। तो इसका कितना बनेगा? अगर 5 इससे निकल गए, स्टेट आयन का 5 बन जाएगा।
और H प्लस का 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपका रिएक्टेंट भी रह जाता है और प्रोडक्ट भी रह जाता है। तो इन दिस केस वी विल डिस्कस इक्विलिब्रियम। तो इस केस पे हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। दैट इक्विलिब्रियम विल बी बिकॉज ऑफ आयन एंड दैट विल बी कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो हम अपने टॉपिक की तरफ पहुंच रहे हैं। दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम कैसे मतलब एग्जिस्ट हुआ। आपको लोगों को समझ में आ गया एग्जिस्टेंस कहाँ से है आयोनिक इक्विलिब्रियम की। सो कंसेप्ट कहाँ से आया, कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइट से आया। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने क्लासिफाई किया स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने इनको क्लासिफाई किया। तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये जो डिसोसिएशन हो रही है इट्स 100%। इफ इट्स 100% तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इनमें सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इनमें आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। सो नो कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज नॉट 100%, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो व्हाट विल हैपन, वी कैन हैव इक्विलिब्रियम ओवर हियर। तो यहाँ पे आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो जाएगी एंड यू विल हैव इक्विलिब्रियम ओवर हियर। दैट इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या यहाँ तक? Hi, sir. There is possibility almost 100, sir. There is possibility that almost 100%. There is possibility 100% dissociated again recur. No, no. When the reaction is 100%, जब reaction 100% होगी तो आपकी forward reaction 100% बनेगी. Why not? Why it will not go into the backward direction? Because in case of aqueous solution, water में ये strong electrolyte it will always remain in the form of ion. It will never exist in the form of molecule. It will always remain in the form of ion. तो बैकवर्ड डायरेक्शन का सवाल नहीं होता है। हुमैरा जी आपको समझ आ गई बात? हुमैरा जी आ गई आपको बात समझ में? वाई? बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो डिस्कस करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल को हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए। AB is a weak electrolyte since it dissociates slightly, therefore यहाँ पे मेरा A plus आयन बनेगा और Cl minus आयन बनेगा। तो यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा A plus आयन एंड Cl minus आयन। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरी दो रिएक्शंस है, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक है बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैं बोलूंगा आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखो, यू विल राइट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैं इसको डेनोट करूंगा आर एफ से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट्स ए इनटू बी। दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। हम रेट को कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं कहूंगा यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट्स आर बी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट्स। बैकवर्ड रिएक्शन में ये वाले रिएक्टेंट्स है दैट्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इन दोनों रेट्स को डिवाइड करो, विल गेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दे आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम, दे विल बी इक्वल। यहाँ पे मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा, at equilibrium rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। इस रेट कांस्टेंट को आप k फॉरवर्ड लिखो, इसको लिखो k बैकवर्ड। तो आपका अगर इक्विलिब्रियम आएगा दिस बिकम्स इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ये वाली टर्म इसके बराबर होगी, देयरफॉर दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म। so you can write kf into concentration of AB is equal to KB into concentration of A into concentration of B। यहाँ से मुझे निकाल के दो के एफ बाई के बी, यहाँ से मुझे निकाल के दो के एफ बाई के बी, इसके बराबर होगा के एफ बाई के बी, मतलब के बी को यहाँ लाया, ए और बी को यहाँ ही रखा, दैट्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी, divided by concentration of AB and these are ions, these are ions। तो यहाँ पे KF divided by KB, इस चीज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहते थे, इस चीज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहते थे, KF by KB को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहते थे,
के एफ और के बी में हम एफ और के बी, के एफ बाई के बी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहते थे? वेरी गुड, के सी। तो यहाँ पे हम के सी को रिप्लेस करके के ए लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, और के बी लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिपेंडिंग अपॉन ये एसिड है या बेस है, और के डी लिखते हैं डेसोसिएशन कांस्टेंट, और सिंपली के लिखते हैं। मीन यहाँ पे हम के डी लिखेंगे डेसोसिएशन कांस्टेंट। इफ अगर हमारे पास एसिड होगा, वीक एसिड होगा, देन विल राइट इट के ए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर हमारे पास बेस होगा, विल राइट इट के बी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, and this is ionization constant of base. Ionization constant of base, usually इन दोनों को हम Kd लिखते हैं, that is deceleration constant, और simply you can write K, generally आप K ही लिख सकते हो, better है कि आप K लिखो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इस रिएक्शन से जितना ज्यादा K होगा, जितना ज्यादा K होगा मतलब जितना ज्यादा डेसोसिएशन होगा, उतना ज्यादा डेसोसिएशन होगा, मतलब उतनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी, मतलब उतनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी, मतलब उतना ज्यादा अल्फा होगा। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा डेसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा हमारा एसिड डेसोसिएट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लूंगा, यहाँ तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई विल टेक एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लूंगा। एक्सप्लेन ऑल दिस आई विल टेक एग्जांपल। तो लेट मी टेक एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। मेरे पास कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल now let me have an example over here। मेरे पास ये वाला एसिड है CH3COOH, this is a weak acid। In aqueous solution it dissociates to give me CH3COO minus ions plus H plus ion। मैं बोलूंगा आपको इसका डेसोसिएशन कांस्टेंट लिखो Ka। Since it's an acid, I'll write Ka, dissociation constant of an acid। What will be that equal to? According to law of mass action, simply concentration of product is, that is CH3COO minus into concentration of H plus divided by concentration of acid। तो acid क्या हमारे पास है? CH3COOH, CH3COOH। This will be the ionization constant of an acid। This will be the ionization constant of an acid। इसको हम ऐसे लिखेंगे ionization constant of acid। यहाँ से आप डायरेक्टली इमेजिन कर सकते हो कि Ka is directly proportional to H positive ion concentration। Now acid is a species which gives H positive ion concentration। जितना ज्यादा H positive ion निकलेगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा ना। H positive ion किस पे डिपेंड करेगा? कितना ये डेसोसिएट होगा, मीन अल्फा पे डेसोसिएट होगा। जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना H प्लस आयन ज्यादा निकलेगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा ना। अल्फा किस पे डिपेंड करेगा? Ka वैल्यू पे। जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा अल्फा होगा, उतना H प्लस ज्यादा निकलेगा, उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। Have you got it now? Have you got it now how the things are related? Have you got it now how the things are related? जिन बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स नहीं देखे वो YouTube पे जाके देख सकते हैं, because without knowing the chemistry of chemical equilibrium it's very difficult to understand ionic equilibrium। It's very difficult to understand ionic equilibrium। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया आज के लेक्चर में बेसिक था ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और मैंने आपको सिखाया यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और मैंने सिखाया आपको डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कैसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हाउ कैन वी राइट डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड फॉर अ वीक बेस? फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। दिस इज अ बेस इज अ स्पेशीज वीक यूज एंड OH माइनस आयन। क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, स्ट्रांग है? वीक बेस है, स्ट्रांग बेस है? मुझे बता, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, स्ट्रांग बेस है? वेरी गुड। मुझे बता अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है या स्ट्रांग बेस है? तो यहाँ से मेरे पास अमोनियम आयन मिलेंगे प्लस OH माइनस आयन मिलेंगे। टेल मी वेदर इट्स अ स्ट्रांग बेस और वीक बेस। वेरी गुड, किसी ने आंसर दिया, वेरी गुड, वीक बेस गुप्ता, वेरी नाइस वेरी नाइस।
weak base OS, very good, very good, very nice. Weak base because it is not from group first and group second, general concept. तो यहाँ पे आपको डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस लिखना है, इसको हम Kb लिखेंगे. Distillation constant of base will be equal to product of concentration of products. That's product of concentration of ammonium ion into concentration of OH minus ion divided by concentration of ammonium hydroxide ion. Now this will be the distillation. What is the base? Base is a species which gives, what is base? Base is a species which gives OH minus ion. Base is a species which gives OH minus ion. तो जितना ज्यादा OH माइनस आयन देगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा. तो कितना ज्यादा OH माइनस आयन होगा, इट डिपेंड्स अपॉन Kb. जितना ज्यादा Kb का वैल्यू होगा उतना ज्यादा हमें OH नेगेटिव आयन मिलेगा, उतना ज्यादा हमारे पास बेसिक कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा हमारे पास अल्फा होगा. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग बेसिस अल्फा इज इक्वल टू 1. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. अगर ये बात आपको समझ में आ गई तब जाके आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ में आएगी, और उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. हर किस्म की एक एक न्यूमेरिकल में कराऊंगा इस यूनिट में, बिकॉज दिस यूनिट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. दिस यूनिट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो कल हम डिस्कस